बहुत मजबूरी के साथ घर चलाने का प्रॉब्लम हो रहा है, तो ऑटो रिक्शा चलाते। मेरा एक दोस्त है, उसको रिक्वेस्ट किया कि भाई एक शिफ्ट मेरे को चलाने को दे दो, तो सेकंड शिफ्ट में हम चलाते हैं, मॉर्निंग में वो खुद चलाता है। मैंने खुद ने तो अपना बीवी का मंगलसूत्र बेचा है, और मेरे कितने सारे दोस्तों ने अपने बीवियों के मंगलसूत्र, अंगूठी, इतना था जेवर जो भी कमाया था हम लोग ने इतने 30-40 साल में, वो आज बेच बाच के अपना अपना गुजारा कर रहे हैं, दवाई के पैसे जुटा रहे हैं। बूढ़े माँ बाप है कितने लोगों के। मेरी डॉटर 12th में है, एक मेरा लड़का 12th में है, एक 7th में है। सबको मैंने ये साल ड्रॉप आउट किया सर, ये साल, क्योंकि आई कैन नॉट अफोर्ड टू पे सर। मेरी डॉटर को बैफ में लेना था एडमिशन, लेकिन आई कैन नॉट टेक। मेरे बेटा एसएससी में है, इज़ अ वेरी गुड क्रिकेटर, अंडर 15 खेलने वाला था इंडिया के लिए, लेकिन वो भी एवरीथिंग इज गोइंग फ्लॉप। Being the only child to my parents, I find it very difficult to support my family. Even when I try to give any job interviews, they say like your resume is on hold and we can't hire you due to this pandemic situation. सफाई कर्मचारी ने और मुझे यहाँ से निकाल दिया सर। मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, कहाँ से मैं किराया दूँ, कहाँ से मैं बच्चे पालूं? अब आप बताओ मैं कहाँ जाऊँ उसे छोड़? हम ना यहाँ के रहना वहाँ के, हम तो कहीं रह नहीं सकते। नमस्कार, मैं रविश कुमार। रोजगार का सवाल सिर्फ डेटा का सवाल नहीं है। हम ये तो जानते हैं कि जुलाई महीने में सैलरी पर काम करने वाले 50 लाख लोगों की नौकरियां चली गई। 50 लाख छोटी संख्या नहीं है कि इतने लोगों के सड़क पर आने की बात 2-4 ट्वीट और एक हेडलाइन से खत्म हो जाए। लेकिन जिनकी नौकरी गई है, क्या वे सोशल मीडिया पर अपने वर्तमान और भविष्य को लेकर बातें कर रहे हैं, या इस वक्त गुमनामी के अंधेरे में हैं, इस उम्मीद में कि चुप रहने से ही शायद दूसरी नौकरी मिलेगी, वीडियो बनाने या पोस्ट लिखने से कहीं दूसरी नौकरी भी ना मिले। हमारे पास उनके जीवन के बारे में विश्लेषण करने का कोई जरिया नहीं है। 50 लाख लोगों की जॉब चली गई, लेकिन किस कंपनी से, कब, किस शहर में, कितने लोगों की गई, इसकी कोई तस्वीर हमारे सामने नहीं है। कुछ लोगों ने ज़रूर ट्वीट किए हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय को, प्रधानमंत्री को, अक्षय कुमार को, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को, गृह मंत्री अमित शाह को टैग करते हुए कहा है अपनी बातें। प्रभजोत सिंह ने ट्वीट किया है कि मुझे नौकरी चाहिए, मेरा बिजनेस खत्म हो गया है, मुझे 3 तरह के लोन चुकाने हैं, मदद करें, जवाब दें। अरुण भंडारी ने ट्वीट किया है कि लोगों की सैलरी कम हो गई, नौकरी चली गई, कोई राहत नहीं, मिडिल क्लास की मदद करें। सोहन पाल ने ट्वीट किया है कि प्रधानमंत्री को गुड मॉर्निंग करते हुए लिखा है कि मेरी कंपनी ने ट्रैवल डिपार्टमेंट बंद कर दिया है, इसलिए मेरी नौकरी चली गई है, मैं नौकरी पर ही पूरी तरह निर्भर हूं, कोई वैकेंसी हो तो मदद करें, मैं कुछ भी काम करने के लिए तैयार हूं, धन्यवाद। आकांक्षा विश्वकर्मा ने प्रधानमंत्री को ट्विटर पर लिखा है कि सर नौकरी दिलाने में मदद करें, काफ़ी बुरी स्थिति है, मेरे पिताजी की भी नौकरी चली गई है, जो नौकरी दे रहे हैं वो पैसे मांग रहे हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, कृपया मदद करें, धन्यवाद। श्रीषा ने ट्वीट किया है कि सर तालाबंदी में मेरे पति की नौकरी चली गई, टेलीकॉम कंपनी में काम करते थे, बहुत तनाव है, हमारे किशोर उम्र के बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं। सौरभ मलिक ने प्रधानमंत्री को ट्वीट किया है कि 6 महीने से अधिक समय से मैं बेरोजगार हूं, मेरा परिवार बहुत बुरी स्थिति में है, मुझे कुछ रोजगार चाहिए, मुझे आपसे नौकरी चाहिए, यहाँ पर क्या कोई भी नहीं है जो मेरी मदद कर सकता, कोई तो मुझे मदद करे। पंकज कुमार चौहान ने प्रधानमंत्री को ट्वीट किया है कि महोदय, फरीदाबाद में लॉकडाउन और कोरोना के कारण जिन छोटे कर्मचारियों की नौकरी चली गई वो अपने बच्चों की फीस जमा नहीं कर पा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल वाले फीस मांग रहे हैं, नहीं तो नाम काट देंगे बोल रहे हैं। जब घर चलाना मुश्किल हो रहा है तब वो क्या करें, आप कुछ कीजिए, उनकी समस्या हल करें और उन्हें रोजगार दिलाएं। प्रभात कुमार शर्मा ने प्रधानमंत्री को ट्वीट किया है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैंने आपके बेरोजगारी भत्ते के बारे में पढ़ा है, मैं एक फार्मा कंपनी में कार्यरत था, मगर कोरोना काल में मेरी नौकरी चली गई, बहुत प्रयास करने पर भी कोई नई नौकरी नहीं मिल रही है, बेटी का भी स्कूल बंद करना पड़ा है, आपके द्वारा शुरू किया गया बेरोजगारी भत्ता योजना पाने के लिए हमें क्या करना होगा, कृपया मार्गदर्शन करें, हमारा ESIC में एनरोलमेंट नहीं है, थोड़ी मदद कीजिए। आज ही
लाइव मिनट में प्रशांत नंदा की एक रिपोर्ट छपी है और इस रिपोर्ट में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ में खुले नए खातों का विश्लेषण पेश किया गया है। अप्रैल से जून के बीच ज्यादातर नए पेरोल एक्सपर्ट सर्विसेज में ही जुड़े हैं, जो कम वेतन वाली नौकरियां होती हैं 15,000 या उससे नीचे। ईपीएफओ की साइट पर एक्सपर्ट सर्विसेज के कॉलम में कंप्यूटर, हार्डवेयर, इंजीनियरिंग, ट्रेडिंग और कमर्शियल संस्थान, वित्तीय संस्थान, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, टेक्सटाइल, अस्पताल में कम सैलरी वाले काम गिने जाते हैं। अप्रैल से जून के बीच 18 से 25 साल के युवकों ने एक्सपर्ट सर्विसेज में 2.5 लाख नौकरियां ज्वाइन की, यानी कम वेतन वाली नौकरियां। दूसरी तरफ इसी वर्ग को अप्रैल से जून के बीच ट्रेड और कॉमर्स में मात्र 9,000 नौकरियां मिली, कोर इंजीनियरिंग में 16,000 और फाइनेंस में केवल 649 नौकरियां मिली। तालाबंदी खुलने के बाद छोटे ठेकेदारों और प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियों ने कुछ लोगों को काम पर रखा होगा, लेकिन ये ज्यादातर कम आमदनी वाली नौकरियां हैं। कम आमदनी की सैलरी का काम क्या वही लोग ले रहे हैं जो पहले से ये काम कर रहे थे, या अधिक सैलरी की नौकरी जाने के बाद ऐसे लोगों ने भी इस तरह के काम को स्वीकार किया है? डेटा इसे साफ साफ नहीं कहता और है नहीं, मगर ज़्यादा कौशल वाले, स्किल्ड वाले लोग कम कौशल वाले काम लेने लगेंगे तो कम कौशल वाले लोगों के हाथ से वो काम भी जाता रहेगा या उनकी मजदूरी कम हो जाएगी। कोरोना के रिकवरी रेट की वाहवाही तो हो रही है, लेकिन इंडस्ट्री के रिकवरी रेट की बात कोई नहीं कर रहा। छोटे, लघु व मध्यम एमएसएमई श्रेणी की इंडस्ट्री में रिकवरी के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने कहा है कि भारत के युवाओं में बेरोजगारी की दर 32% हो सकती है। 32% का मतलब है बेरोजगारी भयावह होने वाली है। सीएमआई के आंकड़ों के अनुसार करीबन 2 करोड़ के करीब सैलरी जॉब्स खत्म हो चुकी हैं। अगर आप हमारा सर्वे देखें जो मल्टी इंस्टीट्यूशनल में हम 4 महीने से कर रहे हैं, उसके अनुसार 2.5 से 3 करोड़ की ये सब संख्या है, क्योंकि इसमें सेल्फ एम्प्लॉयड जो सीएमआई का डेटा उसमें सेल्फ एम्प्लॉयड और प्रोफेशनल्स वगैरह इंक्लूडेड नहीं है। और हमें ये लगता है कि 1 करोड़ के करीब अगस्त एंड तक और नौकरियां चली जाएंगी। इसका कारण ये है कि जो मोरेटोरियम टर्म लोन का चल रहा था, जो आरबीआई ने दिया था मॉनेटरी पॉलिसी के साथ, उन्होंने इस बार उसकी अनाउंसमेंट नहीं करी है। और अगर लोगों को टर्म लोन अपने सर्विस करने हैं तो तनख्वाह नहीं दे पाएंगे, और इसलिए काफ़ी बड़ी संख्या में वो जॉब लॉसेस होने की संभावना इसके अंदर है। अगर आप बड़े बड़े बैंकर्स की सुने, दीपक पारिक जी बोल रहे हैं, उदय कोटक जी बोल रहे हैं कि एक बारी रिस्ट्रक्चर होने दीजिए, जिसको मरना है मरने दीजिए, बट उसमें जो उसकी सोशल कॉस्ट है उसको कौन पे करेगा, इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। और उसके ऊपर जितने फैमिलीज के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर 2.5 करोड़ 3 करोड़ लोग, अगर आप 5 आदमी भी ले लें फैमिली, तो 15 करोड़ हिंदुस्तानी ऐसे हैं जिनको खाने के लिए कहाँ है, ईएमआई कहाँ से आएगी, बच्चों के स्कूल की फीस कहाँ से आएगी, वो नहीं है। माना जाता है कि छोटे, लघु व मझोले सेक्टर में 11 करोड़ लोग काम करते हैं। अगर इस सेक्टर में रिकवरी नहीं है तो फिर अंदाज़ा लगा सकते हैं, और 4 करोड़ नौकरियां चली जाएं तो क्या हाल होगा। अच्छी नौकरियों के दिन भी चले गए हैं, कब वापस आएंगे इसे लेकर कोई ठीक भविष्यवाणी नहीं कर सकता। हिंदी मीडिया और अखबारों में नौकरियों को लेकर क्या कुछ छप रहा है या दिखाया जा रहा है, आप दर्शकों को मुझसे ज़्यादा पता होगा, लेकिन अगस्त महीने में ही रोजगार को लेकर अलग अलग जगहों पर क्या छपा है इसे देखना चाहिए। 15 अगस्त की रिपोर्ट है मनी कंट्रोल पर, एम सरस्वती की। मनी कंट्रोल ने इंडस्ट्री के आधार पर डेटा जमा किया है और रिपोर्ट बनाई है, जिससे पता चलता है कि 24 मार्च की तालाबंदी के बाद से 1 करोड़ से अधिक नौकरियां चली गई हैं। उदारीकरण के बाद इस तादाद में कभी नौकरियां नहीं गई थीं। यहां तक कि 2009 के वित्तीय संकट के दौरान भी पूरे भारत में 50 लाख नौकरियां गई थीं करीब। हर सेक्टर में बड़े पैमाने पर नौकरियां जा रही हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार ज़्यादातर सेक्टर में 1 लाख से लेकर 10 लाख लोगों की नौकरियां गई हैं। कुछ सेक्टर का डेटा ही नहीं है, जैसे एविएशन में 1 लाख लोग सीधे तौर पर जुड़े हैं, किसी को पता नहीं कि कितने लोगों की नौकरी गई है। सिर्फ इंडिगो का जुलाई महीने का बयान है कि 23,500 कर्मचारियों में से 10% को निकालना पड़ सकता है। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में भी करीब 10 लाख नौकरियां चली गई हैं। महाराष्ट्र में स्कूल बस के मालिकों के संगठन ने सरकार से मदद मांगी है। बस एंड कार ऑपरेटर्स कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया BOCI ने कहा है कि कोविड के कारण 1.5 लाख से अधिक बस स्टाफ की नौकरी चली गई है। रिटेल सेक्टर में 60 लाख लोग काम करते हैं। इस सेक्टर में भी बड़े पैमाने पर नौकरी जाने का अनुमान है।
मॉल्स तो खुल गए हैं, लेकिन वहाँ की नौकरियाँ भी बहुत कम हो गई हैं। 2 लाख तक नौकरियाँ जा सकती हैं इस सेक्टर में। होटल और रेस्तरां सेक्टर का अनुमान है कि अगस्त तक इस सेक्टर में 38 लाख लोगों की नौकरी जा चुकी है। इस सेक्टर में 3.5 करोड़ लोग काम करते हैं। ट्रैवल एंड टूरिज्म में अभी तक 55 लाख नौकरियां चली गई हैं। कोलकाता की एक ट्रैवल कंपनी ने 90% कर्मचारी निकाल दिए हैं। इस सेक्टर में 2 करोड़ लोग काम करते हैं। इस कंपनी में ट्रैवल डेस्क, हर कंपनी में ट्रैवल डेस्क होता है जो अधिकारियों की यात्राओं की प्लानिंग और टिकट बुकिंग का काम करता है। मनी कंट्रोल ने लिखा है कि बड़ी संख्या में ट्रैवल डेस्क की नौकरी चली गई है। कुछ काम करने वाले भी कम हो गए कोविड के डर से, और कुछ काम देने वाले भी कम हो गए, काम शुरू ही नहीं हो रहा। और एक पहले से एक अलग से प्रॉब्लम तो था ही कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या काम देने वाले लोग हैं उनके इन्वेस्टमेंट की प्रॉब्लम थी, क्रेडिट की प्रॉब्लम थी, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी की प्रॉब्लम थी पहले से ही। जो उसका डाटा है वो इस बात का इंडिकेट कर रहा है कि पिछले 4 महीनों में जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ और कोरोना वायरस का क्राइसिस हुआ तो इंडिया में जॉब लॉसेस बहुत भारी संख्या में आए हैं, और पर्टिकुलरली सैलरीड एम्प्लॉयज़ के केस में ये जॉब लॉस अभी भी पूरी तरह से काफ़ी प्रभावित है। हमारी इंडस्ट्री सबसे पहले इफेक्ट होती है या सबसे लास्ट में रिकवर होता है। तो जब तक और सेक्टर्स पूरी तरीके से खुलेंगे नहीं और बिजनेस एक्टिविटी नहीं शुरू होगी, हमारा सेक्टर को अभी बहुत समय लगेगा और हमें इस संघर्ष का सामना करना पड़ेगा करीबन 8 से 12-15 महीने तक आगे। 24 मार्च की तालाबंदी के बाद 5 महीने गुजर चुके हैं। अगर रिकवरी अगले 4-5 महीनों में होती भी है तो क्या जिनकी नौकरियां गई हैं उन सभी को काम मिल पाएगा? मिलेगा तो भी क्या पुरानी सैलरी फिर से मिल जाएगी जहां तक पहुंचने में उन्हें कई साल लगे थे? इसी संदर्भ में लिज मैथ्यू, हरिकिशन शर्मा की रिपोर्ट देख सकते हैं जो इंडियन एक्सप्रेस में छपी है। इस रिपोर्ट के अनुसार 11 जुलाई को भारत सरकार ने नौकरियों के लिए एक वेबसाइट लॉन्च की, वेब पोर्टल। 40 दिनों में 69 लाख लोगों ने इस पोर्टल पर अपना नाम दर्ज कराया है, लेकिन बहुत कम लोगों को नौकरियां मिली हैं। 14 अगस्त से 21 अगस्त के बीच 7 लाख से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया है, लेकिन नौकरी मिली है मात्र 691 लोगों को। कौशल मंत्रालय और आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर मैपिंग असीम के डेटा के अनुसार 3.7 लाख लोगों की नौकरी की ज़रूरत थी, सिर्फ 2% को मिली है। 69 लाख प्रवासी मजदूरों ने पंजीकरण कराया है, जिनमें से 1,49,000 को काम की पेशकश हुई है, मगर ज्वाइनिंग सिर्फ 7,700 ने की है। लोग इस वेबसाइट पर कई तरह के काम के लिए तेज़ी से पंजीकरण करा रहे हैं, मगर काम बहुत धीमी रफ्तार से मिल रहा है। डेटा के अनुसार 514 कंपनियों ने इस पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। इनमें से 443 कंपनियों ने 2,92,000 नौकरियों की सूचना दी है, लेकिन सिर्फ 1,49,000 लोगों को ही नौकरी की पेशकश हुई है। काम के लिए लोगों को खोजने वाली कंपनियों की संख्या के पंजीकरण में भी तेजी नहीं आ रही है। भारत सरकार के पोर्टल पर 600 कंपनियों का भी पंजीकरण नहीं हुआ है, लेकिन दिल्ली के रोजगार मंत्री के दावे के अनुसार दिल्ली सरकार के जॉब पोर्टल पर 6,000 कंपनियों ने विज्ञापन दिए हैं। 10 लाख जॉब की पेशकश हुई है, जबकि भारत सरकार के पोर्टल पर 3 लाख जॉब की भी पेशकश नहीं हुई है। मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि जब से पोर्टल लॉन्च हुआ है तब से कुल मिलाकर 22 लाख नौकरियों का विज्ञापन मिला है। सरकार ने इसे वेरीफाई करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है। लगभग 8,60,000 लोगों ने नौकरी के लिए आवेदन किया है। क्या वाकई ऐसा है कि 22 लाख काम का विज्ञापन हुआ है और काम मांगने वाले 9 लाख से भी कम हैं? तो फिर भारत सरकार के पोर्टल पर स्थिति एकदम उलट नजर क्यों आती है? दिल्ली के जॉब पोर्टल में अगर कोई रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है तो सबसे पहले jobs.delhi.gov.in कर साइट पर जाना पड़ेगा। इस साइट में जिन्हें नौकरी चाहिए और जो नौकरी देना चाहते हैं, दोनों के लिए पंजीकरण करने का विकल्प है। रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में यानी प्रक्रिया में सबसे पहले मोबाइल नंबर डालना है और फिर मोबाइल पर एक OTP आएगा। वो OTP डालने के बाद आप किस प्रकार की नौकरी ढूंढ रहे हैं उसका विकल्प मिलेगा, जैसे अकाउंट, कृषि क्षेत्र एवं पशुपालन, वास्तुकार, बैंक, ऑफिस, डेटा एंट्री, ब्यूटिशियन, स्पा, वेलनेस, केयर टेकर, मेड, कंस्ट्रक्शन, कंटेंट लेखक, रसोइया, डिलीवरी बॉय, ड्राइवर, इवेंट मैनेजमेंट से लेकर टीचर, कानूनी सलाहकार, नर्स, वार्ड बॉय, हर तरह के जॉब के विकल्प हैं। आपकी योग्यता और रुचि के हिसाब से आपको अपना डिटेल भरना पड़ेगा।
एक बार डिटेल भर देने के बाद जहां जहां वैकेंसी है उसकी डिटेल आ जाएगी। आप सुविधा के हिसाब से वहां आवेदन कर सकते हैं। अलग अलग रिपोर्ट की यही दिशा है कि नौकरियों के मिलने के मामले में रिकवरी होती नहीं दिख रही है, धीमी से भी कम गति है। इसका डेटा ही नहीं है कि जिन लोगों को काम मिला है वे लोग तालाबंदी से पहले कितनी मजदूरी या सैलरी पर काम कर रहे थे। इससे पता चलता कम से कम कि सैलरी या मजदूरी में कितनी कमी आई है। एक तीसरी रिपोर्ट है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE की, जिसकी काफ़ी चर्चा है। इस रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल में 1,77 लाख वेतनभोगी कर्मचारियों की नौकरी चली गई। मई में 1 लाख वेतनभोगी कर्मचारियों की और नौकरी चली गई, लेकिन जून में करीब 40 लाख नौकरियां वापस भी आ जाती हैं। मगर जुलाई महीने में 50 लाख वेतनभोगी कर्मचारियों की नौकरी चली जाती है। CMIE के डेटा के अनुसार अप्रैल से जुलाई के बीच 1,89 लाख लोगों की नौकरियां गई हैं। ये लोग नियमित सैलरी पर काम करने वाले लोग थे। आमतौर पर छोटे काम पहले ख़त्म होते हैं जो ठेके पर होते हैं, मगर ये डेटा बता रहा है कि स्थायी रूप से काम पर भी गहरा असर पड़ा है। मिडिल क्लास भले चीख चिल्ला नहीं रहा है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वह तकलीफ में नहीं है। हमारे साथ CMIE के महेश व्यास हैं बात करने के लिए। महेश व्यास जी, जब आपने ये कहा कि कई करोड़ लोगों की नौकरियां गई हैं शुरुआती दौर में, और वो नौकरियां ज़्यादातर कम सैलरी वाली थी, पेरोल वाली नहीं थी, कॉन्ट्रैक्ट की थी, तब लोगों का कम ध्यान गया। और जैसे ही आपने ये बताया कि 50 लाख सैलरीड क्लास की नौकरी जुलाई में गई है, यानी जो अप्रैल में गई थी वो जुलाई तक भी वापस नहीं आई है, जो भी इसका आकलन हो, काफ़ी हंगामा मचता है। ये आप बता सकते हैं कि इस पे काफ़ी जोर पड़ा 50 लाख पर, लेकिन उन छोटी नौकरियों की जिनकी बात आपने पहले की थी, उनकी क्या स्थिति है इस वक्त? फिर हम 50 लाख के बारे में भी आप बताइए। आपका ये जो ऑब्जर्वेशन है, जो आपने नोट किया है कि जब मैंने कहा था, जब हमारे आंकड़ों ने बताया था कि भारी मात्रा में लोगों की नौकरियां गई है अप्रैल के महीने में, जब 12 करोड़ नौकरियां गई थी, तब जितना हंगामा मचा था उतना ही हंगामा अब मच रहा है जब हमने कहा कि 50 लाख सैलरीड क्लास के लोगों की नौकरियां गई है। तो इसका मतलब ये है कि जो लोग व्हाट्सएप पर न्यूज़ देखते हैं, जो लोग सोशल मीडिया पर ज़्यादा रहते हैं, जो लोग स्टोर ज़्यादा करते हैं, उन्हें सैलरीड जॉब्स को लेकर के चिंता ज़्यादा होती है। और जो ठेले चलाते हैं, जो वैसे काम करते हैं, जो सैलरी जॉब वाले नहीं हैं, उनके बारे में शोर कम होता है। ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये वास्तविकता है कि जो सैलरी क्लास के लोग हैं उनकी आवाज़ ज़्यादा होती है, ज़्यादा बुलंद होती है, उनकी आवाज़ ज़्यादा सुनाई देती है, और जो आम लोग हैं उनकी आवाज़ें कम सुनाई देती है। तो आपका ये ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है। हमने उसी प्रकार से नंबर्स पेश किए हैं जैसे पहले पेश किए, लेकिन इस बार उसका असर कुछ ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो पहले हम उन्हीं की बात कर लेते हैं कि जो ठेला चलाते हैं और जो घरों में काम करती हैं, या फिर जो चाट की दुकान पे काम कर रहा है, या फिर जो ड्राई क्लीनर्स के यहाँ काम कर रहा है, वैसे लोगों की नौकरियों की वापसी हो पाई है क्या? उनकी रिकवरी किस तरह से है सर? तो उनकी रिकवरी काफ़ी अच्छी हुई, मतलब कि उनको नौकरियां वापस मिली है या उनको रोजगार वापस मिला है। नौकरी तो उनके पास होती नहीं है, रोजगार है मतलब कि वो ठेला चलाते हैं, किसी की नौकरी तो करते नहीं है, या कहीं पर कोई छोटा मोटा व्यापार करते हैं, तो वो नौकरी नहीं बनी, लेकिन एक प्रकार का रोजगार है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का है और इनफॉर्मल के रूप में रहता है वो। तो उसमें क्या होता है कि आपकी नौकरी असलियत में गई नहीं थी, आपको काम करने से रोक दिया गया था। अब जब वो काम करने की रुकावट निकाल दी है, तो आप दोबारा काम पर लग सकते हैं, आप दोबारा अपना ठेला चला सकते हैं, या दोबारा आप जो आप माल ढोते थे वो आप फिर से ढो सकते हैं। तो ये बात वो है कि आपने दोबारा अपने कमठे पर लग गए। तो वहां पर वेतन कितना मिलता है उसकी चर्चा नहीं हो रही,
वो वेतन शायद बहुत कम मिल रहा है क्योंकि उतना काम आज है नहीं जितना पहले हुआ करता था। वैसे ही जो खेतों में काम करते हैं, एग्रीकल्चरल लेबरर्स जो हैं, उनको अपना रोजगार दोबारा मिल गया है। रोज डेली वेजेस के हिसाब से उनका काम चल रहा है। खरीफ की सोइंग काफी अच्छी रही है, मनरेगा में भी काफी काम मिल रहा है। तो ये जो इनफॉर्मल जॉब्स हैं वो वापस आ गए हैं और वहां पर मेरे हिसाब से राहत मिली है। जो कुछ भी नहीं था, जहां पर कोई रोजगार नहीं था, कोई किसी प्रकार की आमदनी नहीं थी, वहां पर अब कुछ तो बन रहा है। छोटा ही बन रहा हो लेकिन कुछ तो बन रहा है और ये काफी मात्रा में लोग हैं। तो 9 करोड़ के आसपास की नौकरियां गई थी अप्रैल में इनकी, और ये कम होकर के अब काफी कम हो गई है। 1 करोड़ के आसपास ही बचा है, 1 करोड़ से भी कम बचा है इनका, जो मेरे ख्याल से 50 लाख के आसपास की ही नौकरी इनकी बची है। लेकिन उनकी आमदनी वापस नहीं आई है, चाहे वो दिहाड़ी ही कमाते हो। उनकी आमदनी उस तादाद में, आप कह भी रहे हैं कि काम भले लौट गया हो या उसके अवसर खुल गए हो, मगर आमदनी उनकी उतनी, अगर 4,000 कमाते थे तो हो सकता है कि वो 1,000 कमा रहे हो इस वक्त। बिल्कुल, तो आमदनी उनकी बिल्कुल कम हुई और काफी कम हुई है। हमने लोगों से पूछा है कि क्या तुम्हारी जो आमदनी है वो पहले के मुकाबले कम है कि नहीं, तो 80% लोगों ने कहा कि कम। लेकिन कितनी कम है ये अगले महीने पता करेंगे हम। नंबर्स इकट्ठे हो रहे हैं लेकिन इसमें जरा वक्त लगता है वेतन जोड़ने में, तो सितंबर के बीच में हम इसके बारे में बता सकेंगे। लेकिन ये बात तो निश्चित है कि वेतन कम हुआ है, आमदनी बिल्कुल कम हुई। और अब 50 लाख जिनकी नौकरियां गई हैं, जो सैलरीड लोग हैं, उनकी बात करते हैं। इनका क्या है कि अगर कोई सैलरीड क्लास का व्यक्ति है तो उसकी नौकरी उतनी तुरंत नहीं जाती है, या उसको नौकरी जाने का एहसास नहीं होता है। एक आशा रहती है कि मालिक ने कुछ कहा नहीं है लेकिन हो सकता है कल बुला ले। जो ठेला चला रहा है उसको तो कोई मालिक है नहीं, वो तो खुद ही ठेला चलाता है। लेकिन जो सैलरीड क्लास है उसकी आशा बनी रहती है कि यदि कुछ दिनों के लिए दुकान नहीं खुली है या दफ्तर नहीं खुला है या फैक्ट्री नहीं खुली है, तो हो सकता है अगले हफ्ते या अगले महीने खुल जाए और तनख्वाह भले ही कम हो जाए लेकिन नौकरी तो कायम है। तो नौकरी कायम की जो फीलिंग है वो बनी रही काफी समय के लिए। तो काफी लोगों की नौकरी फिर भी गई। 1 करोड़ और 70,000 लोगों की नौकरियां फिर भी अप्रैल में गई, लेकिन वो मात्रा जुलाई में बढ़ करके 1.9 करोड़ हो गई। तो ये जो बढ़त है, जो 50 लाख और बढ़ गई दिक्कत अभी जुलाई के महीने में, वो एक प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम क्या है? हमें समझो कि हम एक सैलरी क्लास के व्यक्ति हैं, तो हमें पहले महीने में लगा कि नौकरी नहीं गई है, लेकिन अगले महीने में जो हमारे मैनेजर्स है वो कहते हैं कि अब दूसरी नौकरी ढूंढना शुरू कर दो, शायद नौकरी नहीं रहेगी। और जुलाई के आते आते लोगों के कारोबार बंद होने लग गए या उन्होंने नोटिस देनी शुरू कर दी कि आपकी अब नौकरी नहीं रही। तो मेरे ख्याल से ये बात अब शुरू हुई है, जहां पहले लग रहा था कि नौकरी शायद कायम रहेगी, अब वो नौकरियां जाने लगी है। हो सकता है, और मैं ये थोड़ा रिस्क लेके कह रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि अगले महीने में भी इसमें और गिरावट आए, क्योंकि कंपनीज के बैलेंस शीट से भी या फाइनेंशियल स्टेटमेंट से भी ऐसा लग रहा है कि काफी हद तक वेजेस कम हो रहे हैं। तो इससे देखना होगा कि ये सस्टेन्ड बेसिस पर सैलरी जॉब्स कम हो रही है या नहीं। तो आप एक तरह से रिस्क लेकर कहना चाहते हैं कि हो सकता है कि अगले महीने का जब सर्वे आए तो 50 लाख और सैलरीड लोगों की नौकरियां जा चुकी होंगी, और जिनकी कम हुई है वो भी एक तरह से नौकरी आधी हो गई है, और बहुत सारे लोगों को तो 4-4 महीने से सैलरी नहीं मिली है लेकिन वो नौकरी में है। तो ऐसे लोगों का भी कोई डेटा आपके सर्वे में रिफ्लेक्ट हुआ है? डेटा कलेक्ट हो रहा है, लेकिन उसका अभी तक एनालिसिस नहीं हुआ है, क्योंकि उसके लिए सैंपल जरा ज्यादा लगता है, ज्यादा वक्त भी लगता है उसके लिए। तो अगले महीने तक, अप्रैल में क्या हुआ था ये हम बता पाएंगे। हमें 4 महीने लगते हैं इस डेटा को कलेक्ट करने के लिए। तो
सितंबर में हम अप्रैल के बारे में बता पाएंगे कि ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास नौकरी है लेकिन वेतन नहीं। अच्छा, और मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ कि जो ये 50 लाख लोगों की नौकरी गई है, जो सैलरीड लोग हैं, आमतौर पे देखा जाता है कि जो ज़्यादा सीनियर होता है उसमें से छटनी हो जाती है। एज वाइज उम्र के आधार पर इसका कुछ इंडिकेशन मिला है क्या? एज वाइज ये नजर आ रहा है कि जिनकी उम्र 40 से ज्यादा है उनकी नौकरियां नहीं जा रही, लेकिन जो 40 से कम है उनकी नौकरियां जा रही है। जो अपने 20s में है उनकी नौकरियां सबसे ज्यादा जा रही है। तो हो ये रहा है कि यदि मेरे पास नौकरी है, मानो कि मैं सैलरीड एम्प्लॉई हूँ, तो यदि मैंने किसी एंटरप्राइज में 1 साल के लिए ही काम किया है तो मेरे पास उतना तजुर्बा नहीं है जिसको लेकर के मेरे मैनेजर्स या मेरे मालिक कहें कि तुम्हें हम और भी रख सकते हैं। लेकिन जिसके पास 3, 4, 5 साल का तजुर्बा है, मैनेजर्स चाहेंगे कि वो रहें क्योंकि वो कुछ आउटपुट दे सकते हैं। जो नए लोग हैं जिन्होंने सैलरीज 2019 में ज्वाइन की, मोस्ट लाइकली उन्होंने 2020 में वो सैलरीज वो जॉब्स खो दी। तो ये जो यंग लोग हैं जिनके पास तजुर्बा कम है, वो उत्पादन में कम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वहां पर मार ज्यादा है। कुछ लोग जो अभी भी ट्रेनिंग में थे, उनकी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई, लेकिन वो ट्रेनिंग में पूरी नहीं कर सके, इसलिए वो आउटपुट नहीं दे सकते हैं, इसलिए उनकी छटाई पहले हो रही है। और इस कम उम्र के, कम एक्सपीरियंस के लोगों को अल्टरनेट नौकरी भी नहीं मिल रही है। तो जिनके पास तजुर्बा है, खास करके जिनके पास 5-7 सालों का तजुर्बा है, उनकी नौकरियां थोड़ी और कायम रहती है। जो 40 साल के हैं वो नहीं जा रहे। पर आप ये देख पा रहे हैं कि जब आप कह रहे हैं कि आने वाले समय में 50 लाख और की नौकरी जा सकती है, तब उसमें 40 साल या उससे ऊपर के अधिक लोगों की बारी आ सकती है। और ये भी मैं जानना चाहता हूँ कि इस वक्त जो अपने 20 में हैं या 30s में हैं, 30 से 40 साल के भीतर हैं, इनकी नौकरियां जा रही हैं, रिकवरी नहीं है, मौके नहीं हैं इंडस्ट्री में, वो और उसी एज के नए नए नौजवान भी मार्केट में आ रहे हैं, तो उनके भविष्य की संभावना पर क्या असर पड़ेगा? और ये 40s वालों का अगला विकेट या निशाना 40s वाले बनेंगे आपको लगता है ऐसा? यदि कोई कारोबार ठप हो जाता है, बंद हो जाता है, पूरी तरह से बंद हो जाता है, तो उसके अंदर चाहे आपकी उम्र 40, 50, 60 की हो या आपकी 20, 25, 30 साल की हो, सबकी नौकरी चली जाती है। तो ये तो हो रहा है, इसलिए एग्रीगेट बेसिस पर तो जॉब्स नहीं आ रहे हैं, तो सबकी नौकरियां जा रही है उस प्रकार से। लेकिन जो एडिशनल जॉब्स आया करती है, यूजुअली जो नई कंपनीज आती है, और वही है बेसिस के जब लोग रिटायर होते हैं उनका रिप्लेसमेंट तो यंगस्टर्स के साथ ही होता है ना, तो वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। लोग रिटायर हो रहे हैं, कुछ जहां कारोबार बंद हो रहा है, सबकी नौकरियां जा रही है। लेकिन जो एक दरवाजा खुला था यंगस्टर्स के लिए, नया कारोबार शुरू होता है या कोई एक्सपेंशन होता है, वहां पर यंगस्टर्स को मौका मिलता है लेबर मार्केट में एंटर करने के लिए, वो दरवाजा अभी बिल्कुल भी बंद है। तो इसीलिए लोग 20s में प्रवेश कर रहे हैं लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है, इसलिए उनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा आ रहा है, उनका इन्वॉल्वमेंट लेबर मार्केट्स में कम नजर आ रहा है। सो नौकरी सबकी जा रही है, लेकिन अगर कारोबार ठप हुआ तो सबकी नौकरी जाएगी, वरना जो सीनियर्स है उनकी नौकरियां कायम रहेगी और जूनियर्स अंदर नहीं आ पाएंगे। महेश जी, आप बेशक आप अपने ही सर्वे और डेटा की बात करेंगे, लेकिन जैसे हमारे सहयोगी हिमांशु हैं, उन्होंने टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों से बात की, तो उन लोगों ने कहा कि 4 करोड़ लोगों का रोज़गार जा सकता है। उसके पहले उन्होंने MSME जो छोटे लघु और मझोले सेक्टर के इंडस्ट्री है, उसने अपना सर्वे कराया था कि अगस्त तक 4 करोड़ लोगों की नौकरियां जाएंगी। ये इनकी संख्या कई करोड़ में है। आप 1 करोड़ 2 करोड़ नौकरियां जाने की
बात कर रहे हैं। तो इनका जो ये अनुमान है, क्या आपको लगता है कि इतने बड़ी संख्या में एमएसएमई और टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से 8 करोड़ लोगों की नौकरियां चली जाएंगी अगस्त से लेकर अक्टूबर के बीच में? जो ये एनालिसिस है वो भी सही है कि टूरिज्म में 8 करोड़ नौकरी चली गई, या एमएसएमई में कहिए कि कुछ और करोड़ नौकरियां चली गई। लेकिन जो ये नौकरियां गई, ऐसा नहीं है कि जिसने एक कारोबार में काम करना बंद कर दिया क्योंकि वहां पर कोई नौकरी नहीं थी, वो जाकर के घर बैठ गया। उसने कुछ तो कोशिश की होगी कहीं और जाकर के काम करने की। हो सकता है मैं कल किसी ट्रैवल टूरिज्म इंडस्ट्री में ड्राइवर था, बस चला रहा था वहां, लेकिन जब वहां पर कारोबार बंद हो गया तो मैंने कुछ और गुड्स के ट्रांसपोर्ट करने में, फूड इंडस्ट्री में ट्रांसपोर्ट करने में वहां पर नौकरी ले ली। उनको शायद जरूरत थी, ऐसा भी तो हो सकता है। तो इसका टोटल अगर एनालिसिस करना है, जहां पर कुछ सेक्टर्स में से लोग निकल रहे हैं, कुछ सेक्टर्स में लोग जा रहे हैं, कुछ हताश होकर के घर बैठ रहे हैं, इसका सब मिलाकर के अनुमान कैसे लगाएं? वो सिर्फ तब कर सकते हैं जब आप कॉम्प्रिहेंसिव हाउस होल्ड सर्वे करेंगे। इसलिए मेरे एनालिसिस के अनुसार नंबर्स कम आएंगे, क्योंकि बाकी एनालिसिस जो केवल कुछ क्षेत्रों में ही सीमित है, वहां पर सवाल पूछा जाता है कि यहाँ पर कितनी नौकरियां गई। तो हो सकता है कि 100 नौकरियां गई, लेकिन साथ साथ में 20 नौकरियां लगी, ऐसा भी हो रहा जी। तो और एग्रीकल्चर में कैसे गिने हम? आपने अपनी नौकरी खो दी किसी एक लघु इंडस्ट्री में, स्मॉल इंडस्ट्री में, लेकिन उसको छोड़ करके आप फार्मिंग में लग गए। हमारे एनालिसिस के अनुसार एग्रीकल्चर में काफी जॉब्स बढ़ गए, बिकॉज वहाँ सोइंग बहुत ज्यादा है और मनरेगा भी बहुत चल रहा है रूरल इंडिया में। तो ये जो इंटरसेक्टोरल मूवमेंट होता है वो हमारे सर्वे के जरिए पता चल जाता है, नेट रिजल्ट क्या है। तो क्या आप बता सकते हैं कि वो नए इलाके क्या हैं जहां पर नौकरियां बन रही हैं? अगर किसी को ये सुनना हो कि उस सेक्टर में ट्राई करके देखो, यहाँ से नौकरी चली गई है, तो ऐसा डेटा तो मेरे इस सर्वे में से कोई आया नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि अभी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आए हैं लिस्टेड कंपनीज के जून क्वार्टर के एंड के बारे में, उसमें ये दिखता है कि बैंकिंग सेक्टर और सिक्योरिटीज ब्रोकिंग सेक्टर, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, फूड इंडस्ट्री, कुछ हद तक फूड रिटेल इंडस्ट्री, इन सेक्टर्स में ग्रोथ नजर आ रही। बाकी क्षेत्रों में जबरदस्त गिरावट है। और हमारे सर्वे से पता चल रहा है कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में काफी नौकरियां बन रही है और मनरेगा में नौकरी मिल रही है। तो ये कुछ क्षेत्र है जहां पर हमने देखा कि जहां पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। एक सवाल और आखिरी में जानना चाहता हूं आपसे कि क्या आपको लगता है कि अगले 4-5 महीने में रिकवरी अच्छी हो जाएगी? वैसी परिस्थितियां आपको नज़र आ रही है कि, क्योंकि अगले 4-5 महीने गुजरने पर करीब करीब लगभग 1 साल का वक्त हो जाएगा, तो जिसके पास जो भी सेविंग्स हैं वो चले जाएंगे। ये ज़रूर है कि बहुत कम मात्रा में लोग लिखते हैं कि हमारी नौकरी चली गई है, फीस देने के लिए पैसे नहीं हैं, बच्चों का, वो निचले तबके के लोग हैं। जैसे हमने ही एक रिपोर्ट चलाई थी कि जो बैंड मास्टर्स हैं उन्होंने अपने दोनों बच्चों के नाम कटा लिए हैं, पर जो मिडिल क्लास है, सैलरीड क्लास है, जिसके बारे में आप भी बात कर रहे हैं, उस क्लास की कोई बेचैनी एक्सप्रेशन अभी नज़र नहीं आ रही है। लेकिन फिर भी वो ये जानना चाह रहा होगा कि क्या रिकवरी फास्ट हो सकती है कि जिसमें उसे वो नौकरी मिल जाए। क्या आपको लगता है कि अगर वो 60,000 रुपया कमाता था या 1 लाख रुपया कमाता था, जो 8 साल काम करने के बाद 2 लाख की सैलरी पर पहुंचा था, अब उसे वापस वो सैलरी मिल पाएगी? दोबारा नौकरी मिलेगी भी तो? एग्रीगेट बेसिस पर तो नहीं होगा। मतलब कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको 2 लाख मिलता था, अब 2 लाख दोबारा मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको 2 लाख मिलता था और 2 लाख अब भी मिलता है। लेकिन बहुत सारे, उनसे बहुत अधिक लोग ऐसे हैं जिनको 2 लाख रुपए मिलते थे और उससे कम मिलते हैं या बिल्कुल भी नहीं मिलते। तो यदि हम सबको जोड़ लें और एग्रीगेट नंबर निकालें
तो वो तो 4-5 महीने में रिकवर नहीं होने वाला। उसमें तो अभी बहुत वक्त बाकी है। मेरे ख्याल से इस साल में वो एग्रीगेट बेसिस पर नौकरी या वेतन वापस आना या आमदनी वापस आना मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता। तो इस नोट पर मैं ये बातचीत ख़त्म करता हूँ महेश जी, और आपके अगले सर्वे का इंतज़ार है जिससे पता चले कि लोग किस तरह से हाई स्किल वाले लो स्किल का काम कर रहे हैं, तो मज़दूरी में किस तरह की गिरावट आती जा रही है, वो भी एक तस्वीर पता चले। कुछ मैकेनिक जो घरों में आते हैं उनसे मैं भी बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि अचानक से सैलरी आधी हो गई है और हमारा काम उतना ही है। ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनकी कंपनी ठीक ठाक नज़र आती है फिर भी निकाल दिए गए हैं। तो उन्हें लगता है कि शायद मीडिया में कहने से उनको नौकरी वापस मिल जाएगी, लेकिन उन्हें पता नहीं कि जिस मीडिया को उन्होंने खुद बैठकर ख़त्म किया है अब उसका कोई असर नहीं है। तो हम सिर्फ सूचनाओं और रिकॉर्ड के लिए ये बातचीत कर रहे हैं कि ये सब जो आपने मीडिया संसार का जो तमाशा देखा, जिसमें आप सब की भी सक्रिय निष्क्रिय भागीदारी रही, तो वो जब समाप्त हुआ तो अब वो आपके काम का नहीं है। तो आपकी नौकरी इस मीडिया के जरिए वापस नहीं आ सकती। हाँ, ज़रूर बात करने से हो सकता है कि नेताओं पर दबाव पड़े और इसके कोई प्रमाण नज़र आते नहीं हैं, लेकिन आप सबकी नौकरी इन 4 महीनों में गई है, किस मनस्थिति से आप गुजरे हैं, इसका ब्यौरा अगर आप लिखें कहीं, बताएं कहीं, दर्ज करें कि किस तरह से आपने अपने खर्चों को, अपने जीवन शैली को बदला है, क्या किया है, ये ज़रा सामने आना चाहिए, जिससे एक समय के इस समय का एक सामाजिक दस्तावेज़, आर्थिक दस्तावेज़ हमारे सामने मौजूद हो। बहुत बहुत शुक्रिया महेश व्यास जी, नौकरियों की स्थिति पर हमसे बात करने के लिए। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें। मुंबई के डिब्बावाला पर न जाने कितनी कहानियां, रिपोर्ट और कवर स्टोरी बनी होंगी, लेकिन कोविड-19 से बदले हुए हालात में डिब्बावाला पर भी भयानक असर पड़ा है। उनके सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। डिब्बावाला में काम करने वाले बहुत से लोग अपने गांवों की तरफ जा रहे हैं रोजगार के नए नए जरिए की तलाश में, मगर वहां भी काम नहीं मिल रहा है। सोहित की ये रिपोर्ट देखिए। नितिन सावंत 20 वर्षों से डब्बे वालों से जुड़े हैं, पर कोरोना की वजह से इन पर लॉकडाउन का असर इस तरह से पड़ा कि अब वो दादर के सब्जी बाजार में सामान ढोने का काम करते हैं और घर आकर अपनी पत्नी के काम में हाथ बटाते हैं। मैं सुबह यहाँ से दादर जाता हूँ, एक दिन छोड़ के, समझो आज मंडे को आज गया था तो कल नहीं जाएगा, परसों जाएगा। उधर जाके हमाली करता हूँ बाजी का, उसमें से 200-300 रुपये मिलता है, वही वापस घर पे आता हूँ और घर पे आके वाइफ को थोड़ा हेल्प करता हूँ। डब्बे वालों को समय पर खाने के डब्बे सही जगह पहुंचाने के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। इन पर फिल्म भी बन चुकी है। संतोष मेथिए अपने परिवार में तीसरी पीढ़ी हैं जो इस कारोबार से जुड़े हैं। अब ट्रेन से सफर बंद होने के कारण संतोष बाइक पर आसपास ही खाना पहुंचा रहे हैं। इनकी कोशिश होती है समय पर सर्विस पूरी करने की, लेकिन ट्रैफिक और गड्ढों के कारण परेशानी होती है। पहले ये जहां 45 टिफिन बांटा करते थे, तो अब केवल 9 से 10 ही टिफिन पहुंचा पा रहे हैं। घर पे बैठ के भी आदमी क्या करेगा, फिलहाल हम लोग लोकल में कर रहे हैं जितना बाइक पे पॉसिबल है, और कस्टमर के पास टिफिन भी उसके टाइम पे पहुंचना मांगता है, वरना ज़्यादा टिफिन मिल सकता है, कस्टमर देने के लिए एग्री है। लेकिन ट्रेन अब 5 महीने बाद ट्रेन बंद है। हमारा डब्बा वाला का सबसे बुरा हाल चाल है। मुंबई शहर जिन डब्बे वालों के वजह से मशहूर है, उन्हीं कई डब्बे वालों को मजबूरी में ये शहर छोड़ना पड़ा और अब वो अपने गाँव में खेती कर रहे हैं। मुंबई में लोकल ट्रेन बंद होने के कारण हमारा धंधा नहीं चल रहा है। हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, इसलिए हमें खेती करनी पड़ रही है। लेकिन खेती में नैसर्गिक साथ ना मिलने से हमारे हालात काफी खराब हो गए हैं। मुंबई में करीब 4500 डब्बे वाले हैं जो ट्रेन के जरिए अपनी सेवाएं दिया करते थे। डब्बे वालों की मांग है कि इन्हें ट्रेन से सफर करने दिया जाए ताकि इनके माली हालात सुधर सकें। महाराष्ट्र सरकार की ओर से हर एक डब्बे वाले को आर्थिक सहायता देने का ऐलान जरूर किया गया था, पर हुआ कुछ नहीं। सरकार ने हम लोग को 2000 रुपये देने की मदद की, आश्वासन दिया था कि हम लोग डब्बे वाले के लिए 2000 देंगे, लेकिन अभी तक कोई
2000 भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। सरकार को हम लोग डब्बा वाले की तरफ से एक ही विनंती है कि सर आप हम लोगों को ट्रेन का जाने का परमिशन दीजिए। डब्बे वालों की तुलना मुंबई शहर से इसलिए भी की जाती है क्योंकि ये कहा जाता है कि ना ही ये शहर कभी रुकता है और ना ही डब्बे वाले। जब मुंबई में 26/11 आतंकी हमला हुआ था तब भी डब्बे वाले लगातार काम कर रहे थे, लेकिन पिछले 5 महीनों में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि डब्बे वाले घर पर हैं और दूसरा काम करने को मजबूर हैं। उम्मीद यही कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सरकार इनके बारे में भी सोचे और इनके लिए भी जल्द से जल्द कोई कदम उठाए। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया।